हेलो हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि एनसीईआरटी है जो हमारी 6 से 12th तक की, उसकी हमने सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज हमारी है 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो बुक का नाम है वो पृथ्वी हमारा आवास है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो हमें पता है कि एनसीईआरटी कितनी सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। हमने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में हमें पृथ्वी। तो इसमें हर एक फैक्ट को हम देखेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिख रहा है कि ये सौरमंडल पूरा का पूरा जो छोटे से रूप में बनाया है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या है, फिर आगे इसके डेप्थ में देखेंगे कि किस किस तरीके से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले इसमें देख देख पा रहे हैं कि हम जो सेंटर में दिख रहा है एकदम सेंटर में, वो है सूर्य। उसके बाद में फिर इसके पास सूर्य के पास वाली जो कक्षा है उसमें है फिर बुध है, यहाँ पर बुध है। फिर उसके बाद में है बुध के बाद में है शुक्र है। उसके बाद में शुक्र के बाद में है पृथ्वी, जो आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी पृथ्वी है। उसके बाद में जब हम देखते हैं दूसरी कक्षा, पृथ्वी के आगे चलते हैं तो पृथ्वी के आगे आता है मंगल। फिर एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आ जाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। उसके बाद में आता है फिर बृहस्पति। उसके बाद में आता है फिर शनि। उसके बाद में फिर आता है यूरेनस। और उसके बाद में आता है फिर नेपच्यून। और लास्ट की जो कक्षा है उसके में आता है प्लूटो। तो हम ये बेसिक छोटा सा रूप दिया है। आगे देखते हैं इसका जो पूरा का पूरा जो है डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये लाइन टू लाइन पढ़ेंगे पूरी एनसीईआरटी को। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। आसमान में पहले तो क्या होता है कि एक दो चमकते ही बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जब हम शाम को देखते हैं तो छोटे छोटे तारों से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान में से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। पूरा जो चंद्रमा होता है उसको हम पूरे महीने में सिर्फ एक महीने में एक बार ही देखते हैं। यह जो पूर्ण चंद्र वाली जो स्थिति होती है, पूर्ण चंद्र वाली यह रात होती है, इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है कि ये जो पॉइंट है भाई, पूर्णिमा क्या है, ये हमें ये कंसेप्ट है, ये हमें याद रखें। एनसीईआरटी से जो निकल के आएगा ये हमारा मेन माल है मतलब। तो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा की भाई जो चंद्रमा है वो एक महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है, उसे ही हम पूर्णिमा कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। 15 दिन के बाद आप ऐसे नहीं देख सकते, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। फिर क्या होता है, इसको पूर्ण अपन देखते नहीं है। 15 दिन के बाद क्या होता है कि पूर्ण दिखाई नहीं देता। इसे हम अमावस्या रात कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या रात। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है फिर क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी व चमकीली वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। किसकी वजह से नहीं देख पाते दिन में हम? जो रात में चमकती है सूर्य के प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत होता है। आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खगोलीय पिंड क्या कहलाती हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आए पूरे इस जो पूरा का पूरा। एक अभी आगे और देखते हैं
एक तो खगोलीय पिंड हो गया, एक पूर्णिमा हो गया, एक अमावस्या हो गया, एक खगोलीय पिंड। 3 पॉइंट निकल के आए इंपॉर्टेंट स्पेस से। आगे और एक कुछ ना कुछ निकल के आएगा, देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड, आगे बोला है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले ये गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास में अपनी ऊष्मा खुद का और खुद का प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से, ये पॉइंट बहुत ही याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य एक कोई ग्रह वगैरह कुछ नहीं है, उपग्रह वगैरह कुछ नहीं है। सूर्य भी एक तारा है। परंतु ये जो खगोल ये तारा तारा होते क्या हैं? तारे वो होते हैं ऐसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं, जो क्या है कि गर्म होते हैं। बड़े आकार के भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। ये क्या गैसों से बने होते हैं? किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास में खुद की ऊष्मा होती है और खुद का प्रकाश होता है। ये दूसरे की ऊष्मा और प्रकाश से नहीं चमकते, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, और तारा है तो इसकी खुद की ऊष्मा है, खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है, तो ये सबको प्रकाशित कर रहा है। ये खुद प्रकाशित तो हो ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर गैस है और ये गर्म है और बड़े आकार का, इसलिए दूसरों को प्रकाशित कर रहा है ये। तो ये एक तारा है सूर्य। अब इस ये फर्स्ट पेज हमारा इसका कंप्लीट है। इसमें ये जो साइड वाला है, आओ कुछ करके देखिए, ये हमें नहीं पढ़ना। अब इससे 3-4 पॉइंट निकल के इंपॉर्टेंट आए। एक तो पूर्णिमा वाला निकल के आया कि भाई पूर्णिमा क्या होती है। पूर्णिमा रात वो होती है जिसमें क्या होता है कि चंद्रमा हमें महीने में एक बार पूरा पूर्णतः दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। अमावस्या वो होती है जिसमें चंद्रमा क्या है हमें दिखाई नहीं देता। रात्रि में क्या होता है कि अमावस्या रात होती है, जिसे हम काली रात भी बोलते हैं, या फिर पूर्णिमा वाले को हम चांदनी रात भी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि खगोलीय पिंड वे सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात को चमकती हैं वो सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। फिर एक तारा वाला कंसेप्ट आया कि तारा तारा वो होते हैं, वो खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं, और उनको खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है, जिसकी वजह से वो चमकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगले अगले पेज पे हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमें हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या बोला है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। वो भी जो तारे हैं वो सूर्य के समान ही है, लेकिन वो बहुत अधिक दूरी पे होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब वो कोई चीज़ दूरी पे होती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत छोटी दिखाई देती है। क्योंकि इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो भी एक तारे ही हैं सूर्य की तरह, जो दूर हमें दिखाई देते हैं रात को, तो वो भी एक तारे ही हैं सूर्य की तरह। आगे देखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है आगे बोला है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अच्छा, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो रात्रि में जो जो भी ये आकृतियाँ बनाई बनाई जाती हैं तारों के द्वारा, जिस प्रकार की ये आकृतियाँ हम देखते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? जो समूह में जो आकृति बनाते हैं ये तारे रात में, वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कौन सा? ये अर्सा मेजर और ये बिग बियर है, ये नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये। सप्तऋषि, सात ऋषि संत, यह 7 तारों का एक समूह है। सप्तऋषि एक 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो कि किसका भाग है? नक्षत्र मंडल है जो अर्सा मेजर है, वो इसका ही भाग है ये। आगे देखते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। हमने अब ये कंसेप्ट तो पढ़ लिया कि तारे क्या होते हैं, ग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे, और नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल विभिन्न तारों का समूह होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अर्सा मेजर और ये बिग बियर, ये एक नक्षत्र मंडल है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है।
जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, जो कि हमें इस पिक्चर के अंदर पूरा बताया गया है। ये जो तारा है ये ध्रुव तारा है, जिसे हम ये उत्तरी दिशा को भी मेजर करता है और इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि ध्रुव तारा भी कहा जाता है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में हमने देखा है कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जब ये क्या कंसेप्ट है, ये क्या बोला है, यदि सप्तऋषि जो मंडल के जो संकेतक तारों को आपस में मिलाएं और एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जिस प्रकार से ये जो काल्पनिक रेखा है, इसमें ये जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि जो मंडल है, ये 7 तारों का समूह है, इसकी जो इनसे जब काल्पनिक रेखा को देखा जाए ऊपर और इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, जो कि हमें उत्तर दिशा का बोध करवाता है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। आगे बोला है कि इंगित करेगा। अब बोला है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, वो तो तारे कहलाते हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है। पर कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसे पिंड या ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रह वाला हमारा कंसेप्ट दूर हो गया, जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया कि ग्रह वाला कंसेप्ट ये है कि वे जो सारे के सारे खगोलीय पिंड जो उनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती, ऊष्मा नहीं होती, वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। जिस तरीके से अभी हम बात करेंगे कि ग्रह कौन कौन से हैं और वो सूर्य के प्रकाश से कैसे चमकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है। आगे बोला है कि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा के किससे बना है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्लेनेटाई का अर्थ होता है कि परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। क्या है ये ग्रह, ये अपने संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। क्या करता है, ये संपूर्ण ऊष्मा जो सूर्य है उससे प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये भी जब हम इसको पृथ्वी को हम देखते हैं चंद्रमा से तो ये भी एक चमकती हुई प्रतीत होती है। क्यों, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, ऊष्मा से चमकते हैं, ना कि जबकि जो तारे होते हैं वो खुद के ऊष्मा और खुद के प्रकाश से चमकते हैं। अब कुछ एक रोचक तथ्य हैं, ये हमें याद देखने हैं। क्या दिया है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये जो ग्रह हैं इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। इनके चारों ओर जो ग्रह हैं कौन कौन से है, बृहस्पति है एक, तो एक शनि है और एक यूरेनस है। इनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ये क्या, विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड हैं जो असंख्य जो पट्टियाँ बनाते हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब ये जो छल्ले हैं इनको हम पृथ्वी पर किससे देख सकते हैं, दूरबीन की सहायता से देखते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे जो पूरा का पूरा जो अब आएगा कि पूरा का पूरा जो सौरमंडल है किस किस प्रकार है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट देखेंगे क्या है। अब हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सौरमंडल है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हर चीज़ व्यवस्थित है। जब हम बात करते हैं तो सेंटर में एक जैसे आदमी बैठा है, एक सेंटर में एक आदमी बैठा है, वो है सूर्य। कौन सा है, वो है सूर्य। और सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। फिर इसके पास वाली, सबसे पास वाली जो कक्षा जो आप देख रहे हो, ये वाली जो कक्षा आप देख रहे हो, ये जो कक्षा आप देख रहे हो, इसके पास वाली, सबसे पास वाली जो कक्षा है, इसमें ये किसकी कक्षा है, ये बुध ग्रह है। इसके पास में सबसे पास वाली कक्षा में कौन है, इसके बुध ग्रह है। कौन सा है, बुध ग्रह है। फिर इसके पास वाले, इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे वाली कक्षा में कौन है, शुक्र है। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। इससे आगे वाली जब कक्षा में चलते हैं हम तो आता है हमारा अर्थ। कौन सी है, कौन सा ग्रह, अर्थ है।
फिर उससे आगे वाली कक्षा में हम चलते हैं तो आता है मंगल ग्रह। कौन सा आता है? मंगल ग्रह। कौन सा आता है? मंगल ग्रह। फिर ये जो 4 ग्रह एक साइड है और 4 ग्रह एक साइड है, तो बीच में आ जाती है फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी। बीच में आ जाती है फिर क्या? एक क्षुद्र ग्रह पट्टी। देखेंगे क्षुद्र ग्रह पट्टी के बारे में भी कुछ आगे दिया होगा। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे आती है अगली कक्षा में हम बृहस्पति। उससे अगली वाली कक्षा में आता है शनि। उससे अगली वाली कक्षा में आता है यूरेनस जो कि अरुण है। और उससे आगे वाली कक्षा में आता है नेपच्यून जो कि वरुण है। और इससे भी आगे वाली एक कक्षा थी प्लूटो, उसके बारे में देखेंगे। अभी वो हटा दिया गया है क्योंकि वो बौने ग्रह थे, इसलिए उसको हटा दिया गया है। उसके बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो दूरी का जो लिया गया है, वो दूरी का 1 किलोमीटर में ये लिया दूरी मिलियन किलोमीटर में है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख समथिंग एक पैमाना लिया गया है। देखते हैं कि बुध के बारे में, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है बुध के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। आगे देखते हैं। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो कितने दिन में करता है? अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ये 59 डेज में। कितने दिन में करता है? 59 डेज में। बात करते हैं अब हम शुक्र की। शुक्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है। और अपने अक्ष पर जब घूर्णन करता है तो 243 दिन में करता है। अपने अक्ष पर कितने दिन में करता है? 243 दिन में करता है। बात करते हैं अब हम पृथ्वी की। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है, एक परिक्रमण जो करती है वो 365 दिन में करती है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है। और चंद्रमा की संख्या है इसकी 1, इसका चंद्रमा 1 है। आगे चलते हैं, मंगल के बारे में बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है मंगल। और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। और इसके चंद्रमा की बात करें तो इसके 2 चंद्रमा हैं। जिस प्रकार से हमारा जो उपग्रह है पृथ्वी का वो कौन सा है? चंद्रमा है। इसी प्रकार से इनके चंद्रमा की जब बात करते हैं तो मंगल के 2 चंद्रमा हैं, जबकि शुक्र और बुध के एक बिल्कुल किसी के भी नहीं है। अब इन चारों को जब हम देखते हैं तो इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। किस किस को? बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को और मंगल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है उसके बाईं ओर स्थित हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टानों से बने हैं। किन से बने हैं? ये चट्टानों से बने हैं। और ये सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। बात करते हैं अब हम आगे बाह्य ग्रह के बारे में। बाह्य ग्रह भी 4 हैं, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले बृहस्पति की। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 दिन में करता है। अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 9 घंटे 56 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 53 है। बात करते हैं शनि की। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। और चंद्रमा की संख्या यहाँ पर कितनी है? 53 है। बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस है हमारा अरुण। और अरुण के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 84 साल में करता है। कितने दिन में करता है? 84 साल में करता है। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 17 घंटे 14 मिनट में लगभग कर लेता है। बात करते हैं चंद्रमा की संख्या की। तो उस चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 27 है। और हमने देखा कि बृहस्पति और शनि में तो दोनों में बराबर है चंद्रमा की संख्या, 53 है। और बात करते हैं अब नेपच्यून वरुण के बारे में। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 दिन में करता है। कितने दिन में करता? 164 साल में करता है। मतलब सबसे लेट यही करेगा, क्योंकि लेट इसलिए है ना, जैसे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो सूर्य है, सूर्य के पास में जो इनकी सबसे परिधि है, वो परिधि सबसे कम है। फिर उससे बढ़ती, जितनी बड़ी परिधि होगी उतनी उसको पूरा का पूरा चक्कर लगाने में टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा दूरी पर है कौन सा? वरुण। और वरुण की परिधि सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे ज़्यादा समय लगेगा। मतलब कि ये है कि ग्रेजुअली लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब बुध से ज़्यादा होगा, थोड़ा शुक्र से ज़्यादा होगा, थोड़ा फिर इसका पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर मंगल से ज़्यादा होगा, फिर बृहस्पति से ज़्यादा होगा, शनि से ज़्यादा होगा, यूरेनस से ज़्यादा होगा, नेपच्यून का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें हमने देखा कि नेपच्यून की कितने सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 दिन में 64 साल में कर लेता है, और अपने अक्ष पर घूमना ये 16 घंटे और 7 मिनट में कर लेता है लगभग। और चंद्रमा की संख्या देखें तो यहाँ कितनी है, 13 है। और ये चारों ग्रह बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों के चारों बाह्य ग्रह में आते हैं। किस में आते हैं, बाह्य ग्रह में आते हैं। सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस व तरल पदार्थों से बने हैं जो बाह्य ग्रह, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हमने आंतरिक ग्रह पढ़े और एक बाह्य ग्रह पढ़े। जो आंतरिक ग्रह हैं वो सारे चट्टानों से बने हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वो सारे के सारे तरल पदार्थ और गैसों से बने हैं। किससे बने, गैसों से और तरल पदार्थों से बने हैं। और ये बड़े आकार के भी हैं, सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह बोला है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम ये अगला वाला जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं क्या पॉइंट है आगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब साथ चलने वाला है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे अपने पास पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार से और ग्रह हैं, उनके पास भी अपने चंद्रमा हैं। बात करते हैं सौरमंडल, क्या दिया है सौरमंडल में। सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सौरमंडल के अंदर क्या क्या, पूरा सौरमंडल होता क्या है, जिसके बारे में पूरा हम बात कर रहे हैं कि सौरमंडल एक परिवार, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो सौरमंडल में सूर्य है, 8 ग्रह, जिनमें से 8 ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे हैं उपग्रह में। जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा है, इसी प्रकार से हमने देखा कि जो बुध है और शुक्र है उसके तो उपग्रह है नहीं, परंतु उनके चंद्रमा, जैसे कि हम बात कर रहे थे मंगल के भी 2 हैं, और बात कर रहे थे बृहस्पति के 53 हैं, बात कर रहे थे हम शनि के भी 53 हैं, बात कर रहे थे हम फिर अरुण के 14 हैं शायद, और उसके 13 हैं। तो इस प्रकार से ये सारे और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पट्टी है, उल्का पिंड, इन सब से मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका जो मुखिया है सौर परिवार का वो सूर्य है। कौन है, सूर्य है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के बारे में देखते हैं क्या दिया है। सूर्य के बारे में दिया है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल इतना इसका है कि वो सौरमंडल को पूरे को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूरी पर है। बात करते हैं अब हम आगे ग्रह के बारे में बात करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रह को नाम याद रखने के आसान तरीका बनाया गया है ये। तो ये आप देख लेना कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये आप देख लेना, आपके हिसाब से ट्रिक आपको याद करनी है तो देख लेना आप। आगे देखते हैं। आगे बोला है कि सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ, बिल्कुल इनका निश्चित पथ है। जो हम देख रहे थे कि भाई इनके चारों ओर जो परिधियाँ बनी है, अपने अपने कक्ष बने हुए हैं, वो एक निश्चित पथ है इनका। तो ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो रास्ते होते हैं दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया, कक्षा का क्या कहलाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार रास्ते जो कि सूर्य के चारों ओर बने हुए हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बात करते हैं आगे। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है।
बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। इसे कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं, क्योंकि सबसे पास में है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसका जो आकार है और आकृति है पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो नाम एक ग्रह माना जाता था। अभी तक जो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु क्या हुआ, जिसका बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अब इम्पोर्टेंट याद रखना। परंतु क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है ने अपनी बैठक की अगस्त 2006 में। यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं? बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो इन्हें बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये निर्णय लिया। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं साइड में, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक जो रोमन कहानियाँ थी उनमें सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग हुए और अधिक शब्दों में, ये आगे बोला है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। याद रखना है, ये कुछ इन्फॉर्मेटिव है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक ही भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, अर्थात जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक और जाने क्या क्या दिया है, देखते हैं। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन होता है इसमें। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन होता है। और जियोइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। आगे चलते हैं। आगे क्या क्या बोला है कि क्या आप जानते हैं, ये तो हमें नहीं देखना। आगे देखते हैं कि ये इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पृथ्वी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में अगर देखें तो हम ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास में कैसी है? थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो पोल हैं, इसके जो ध्रुव हैं, पोल हैं, उन पे ये थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी व वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक है, गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या है? सबसे अद्भुत ग्रह। जीवन यही संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई। ये नीली दिखाई देती है जब पृथ्वी से देखते हैं, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अब आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में क्या बोला है। चंद्रमा के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखते हैं जैसे कि ये हमारा जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जो हम जैसे हमारा इसरो संस्थान है वो भेजता रहता है सैटेलाइट्स, उपग्रह। वो इस प्रकार से होते हैं कि सबसे पहले रॉकेट का जो हम यहाँ से प्रक्षेपण करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, जो इसका साइड वाला पार्ट होता है वो गिर जाता है, और फिर लास्ट में हमारे उपग्रह बचता है जो कि अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहता है, जो कि कृत्रिम उपग्रह होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं साइड में, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। सबसे पहले दिया है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी गति होते हुए भी लगभग पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। रोचक तथ्य देख लेते हैं। नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि ये तो सब कुछ नहीं है, याद रखना, बस याद रखना है कि पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। बस याद रखना है कि जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर की सतह पर कदम रखा। अब आगे देखते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर और उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। किसकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और ये मानव निर्मित होता है। ये इसलिए भेजा जाता है कि वहाँ से अंतरिक्ष की इन्फॉर्मेशन ले सकें हम। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिसमें इनसैट है, IRS है और एडुसैट है। कौन सा है? इनसैट है, एडुसैट है और IRS है। 3 है, IRS और इनसैट है, एक इनसैट है और एक एडुसैट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसी वजह से हमें पृथ्वी का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है क्योंकि उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और जो बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, हमने क्षुद्र ग्रह पट्टी देखी थी, वो यही होता है। असंख्य प्रकार के छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। और ये भी क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे। आगे चलते हैं, उल्का पिंड के बारे में देखते हैं। उल्का पिंड वाला कंसेप्ट देखते हैं, क्या बोला है उल्का पिंड के बारे में कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े चक्कर लगाते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं ये उल्का पिंड होते हैं वो इतने नज़दीक आ जाते हैं पृथ्वी के कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल भी जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर भी गिर जाता है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट गिर भी जाता है जिससे क्या होता है, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि क्या आप जानते तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। आकाश गंगा या मिल्की वे किसे कहते हैं? या असंख्य तारों की जो एक पट्टी सी दिखाई पड़ती है वो क्या कहलाती है? आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। याद रखना है, आकाश गंगा क्या है? करोड़ों तारों और गैसों तथा बादलों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की
असंख्य आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? असंख्य प्रकार की आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और इन आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे होता है? बादलों के द्वारा, गैसों के द्वारा और ग्रहों के छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं तारों के द्वारा मतलब असंख्य आकाश गंगाओं के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इससे इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये चैप्टर था ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।